नेक्स्ट है आपका जीन मैपिंग। कल के इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? पढ़ा के घर में जाके? जीन मैपिंग जो है इसमें दो तरीके के मैपिंग होते हैं। एक होता है जेनेटिक मैपिंग, ठीक है, एक होता है जेनेटिक मैपिंग और दूसरा होता है फिजिकल मैपिंग। तो जेनेटिक मैपिंग का मतलब क्या है? अगर कोई भी दो लोकस है, जैसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये आपका क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग लोकस है ना। तो ये जैसे ए लोकस है और ये आपका बी है, ये लोकस के ऊपर ए जीन है और ये लोकस के ऊपर बी जीन है। तो ये दो जो आपके अलग अलग लोकस है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? जैसे अपन ने बोला कि ये ए जीन है और ये बी जीन है, तो इनके बीच में कुछ कुछ डिस्टेंस दिखाई दे रहा है अपने को, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये आप अगर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करते हो, किसमें? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में बताते हो कि आपका जो दो जीन है इनके बीच में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10% है, ठीक है। तो 10% तो उसको एक यूनिट लगाया जाता है जिसको बोला जाता है 10 मैप यूनिट। क्या बोलते हैं अपन? 10 मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन, उसको बोला जाता है सेंटीमॉर्गन, ठीक है। तो परसेंटेज जो भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है या फिर परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं मैप यूनिट और सेंटीमॉर्गन। दो में से कोई भी एक यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते और दोनों के बीच में लिख देते कि यहाँ पे 10 मैप यूनिट है, तो इसका मतलब होता है ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10 होती है। आप दूसरे तरीके से जो हम हमेशा बुक में पढ़ते आते हैं, ठीक है, वो होता है आपका फिजिकल मैपिंग में। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो अपन बोलेंगे कि 10 बेस पेयर का है या 10 केबी का है, जो भी रहेगा। बेस पेयर का है, किलो बेस पेयर का है, एमबी का है ना। तो जो भी डिस्टेंस है वो बेस पेयर में अपन बता रहे हैं। तो केबी में बता रहे मतलब किस में बता रहे? बेस पेयर में बता रहे, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेस पेयर, तो बेस पेयर में अगर हम डिस्टेंस बता रहे तो इस मैपिंग को बोला जाता है फिजिकल मैपिंग, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज फिजिकल मैपिंग। यहां तक ठीक है क्या? फिजिकल मैपिंग किसको बोलेंगे? अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है? बेस पेयर में दिया है। और अगर आपको डिस्टेंस किस में दिया है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में दिया है, तो इसको अपन बोलेंगे जेनेटिक मैपिंग। यहां तक ठीक है क्या? यहां तक ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है जेनेटिक मैपिंग, ठीक है। फिजिकल मैपिंग तो हमेशा बुक में दिया होता है ना, और उसके ऊपर क्वेश्चन तो आता है नहीं, क्योंकि बेस पेयर अगर आपको
डिटरमाइन करना है तो उसके लिए सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो वो अपना मैपिंग का पार्ट नहीं है, हमें पढ़ना है जेनेटिक मैपिंग और इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब जेनेटिक मैपिंग अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो जेनेटिक मैपिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? क्या कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? पढ़ा ना अपन, ये सेकेंड लॉ है ना ये। हाँ, क्या पढ़ा था अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि जब दो लोकाय को अपन लेते है ना, दो अलग अलग लोकाय को लेते और इनका जब हम मियोसिस करेंगे तो उस केस में क्या होता है, आपकी ये दोनों लोकाय एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो सकते हैं। ऐसे ही पढ़ा था। तो टू लोकाय या टू जीन्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकस सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, है ना। तो ये आपका एक लोकस और ये आपका दूसरा लोकस। और ये जो दो लोकस है, ठीक है, जिसको आप ए लोकस और बी लोकस बोल रहे हो, ठीक है, ए लोकस और बी लोकस बोल रहे हो, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है रे? यहाँ पे ये दो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना। और रिकॉम्बिनेशन अगर होता है तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होने के बाद में आपका ये जो कैपिटल ए है, ठीक है, ये जो कैपिटल ए है ये आपका कैपिटल बी से सेपरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आपके पास में क्या है यहाँ पे? कैपिटल ए कैपिटल बी सेम क्रोमोसोम के ऊपर, और ये स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल बी है। एक मिनट, ये आपका कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना। मतलब अपन ने उसको बोला था डोमिनेंट और रिसेसिव, है ना। तो ये आपका दो अलग अलग ए स्मॉल ए, उसके बाद में यहाँ पे आपके पास कैपिटल बी और स्मॉल बी। रिप्लिकेशन हुआ, रिप्लिकेशन के बाद में यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन अगर होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या होगा? आपके क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अभी हर एक सेल में आपके अलग अलग क्रोमोसोम आ गए। 4 गैमेट बने मियोसिस में, है ना। और 4 गैमेट की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे आपके पास में कैपिटल ए कैपिटल बी है, यहाँ पे आपके पास में कैपिटल ए आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में कैपिटल बी है। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे? कैपिटल बी, ठीक है, ये आपका स्मॉल बी, ये भी आपका स्मॉल बी, उसके बाद ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। मतलब ए और बी, ठीक है, ए और बी जो है इसके बीच में क्या हुआ है रे? रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना। तो ए और बी जो है इसके बीच में आपका रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो ए और बी के बीच में अगर आपका रिकॉम्बिनेशन होता है तो ए और बी दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे, कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं?
सेपरेट हो गए। समझ में आ रहा है क्या? आपके पास में 4 अलग अलग गैमेट बन गए और इसमें से अगर आप देखोगे, ठीक है, इसमें से अगर आप देखोगे तो इसमें से ये 2 जो है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट, और ये जो है ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे पढ़ा था। इसका रेशो क्या पढ़ा था रे अपन ने? ये वाले गैमेट कितने बनते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट? 50%। ये कितने बनते हैं? 50%। और हर गैमेट का अगर अपन रेशो देखें तो रेशो कितना आता है? 1:1:1:1। ठीक है। अब देखो ये जो 4 आपके पास में अलग अलग गैमेट बने हैं, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको अगर हमने क्रॉस किया, ये जो गैमेट है इसको अगर हमने क्रॉस किया किसके साथ में? आपके रिसेसिव के साथ में, जिसको अपन ने क्या बोला? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या करते रहे? जैसे ये वाला, ये क्या था हमारे पास में? ए, ये हेट्रोजाइगस था। हेट्रोजाइगस को जब हम क्रॉस करते हैं किसके साथ? स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी, तो इसके साथ में क्रॉस करने के बाद आपको क्या मिलता था? आपको मिलता था कैपिटल ए डैश कैपिटल बी डैश, बराबर? कैपिटल ए डैश स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी डैश स्मॉल ए, स्मॉल बी। इसका रेशो कितना मिलेगा अपने को? एक मिनट, ये अपने एक मिनट, ये सेल्फ क्रॉसिंग किया तो अपने को ये मिला था, है ना? सेल्फ क्रॉसिंग से आपको क्या मिला था? 9:3:3:1। समझ में आ रहा है क्या? बट अगर हम क्या करते हैं, हेट्रोजाइगस का सेल्फ क्रॉसिंग किया था अपने, तो आपको ये 4 टाइप के जीनोटाइप मिले थे, फिनोटाइप मिले थे ना। और ये फिनोटाइप का रेशो कितना था? 9:3:3:1। ठीक है। अब हम अगर इसको किसके साथ में क्रॉस करते? रिसेसिव, तो वो हो गया टेस्ट क्रॉस, है ना? तो अगर हम टेस्ट क्रॉसिंग करते हैं तो हमें क्या जीनोटाइप मिलेगा रे? तो हमें जीनोटाइप मिलेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी। ये पहला गैमेट है तो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी। हर एक जगह पे स्मॉल ए, स्मॉल बी रहेगा। ठीक है। तो सेकंड इसमें भी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। फोर्थ इसमें भी स्मॉल ए, स्मॉल बी। और हमारे पास में जो पहला गैमेट है वो कौन सा गैमेट था? पहला है कैपिटल ए, कैपिटल बी। दूसरा है कैपिटल ए, स्मॉल बी। तीसरा है स्मॉल ए, कैपिटल बी। और लास्ट वाला है स्मॉल ए, स्मॉल बी। इस केस में अगर आप रेशो देखोगे तो इसका रेशो कितना आता था? गैमेट 1:1 में बनते थे तो रेशो भी कितने में आता था? 1:1:1। तो इसका रेशो हो जाता था 1:1:1:1। 4 फिनोटाइप थे और चारों फिनोटाइप जो है इसका रेशो आता था 1:1:1। समझ में आया क्या? और अगर हम टेस्ट क्रॉस हम अगर सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं, हेट्रोजाइगस को हेट्रोजाइगस के साथ में क्रॉस करते हैं तो इसका रेशो कितना आता था? 9:3:3:1। यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? ठीक है क्या यहाँ तक? तो हमारा रेशो आ गया 9:3:3:1, उधर आ गया 1:1:1:1। समझ में आया यहाँ? अब देखो ये जो आपका रेशो है, ठीक है, ये कब आता है रे? कब आता है? इफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, मतलब 2 लोकस के बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो ही आपको ये रेशो मिलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ही आपको ये रेशो मिलते हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन होता है बट बहुत कम होता है, ये कब पॉसिबल है रे? जैसे अपन बोल रहे हैं ना, हर टाइम ऐसे पॉसिबल नहीं है कि कैपिटल ए कैपिटल बी से अलग हो गया।
अगर होता है तो अपन बोलते लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहां पे लागू हो रहा है। समझ में आ रहेगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन अगर फॉलो होता है तो आपके गैमेट बनेंगे 1:1 रेशो में। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये फॉलो नहीं होता, मतलब 4 सेल है, 4 सेल में आपका 1 2 3 और 4 जर्म सेल है, ये मियोसिस के लिए अगर जाते हैं तो ये 4 गैमेट बनाएंगे, ये भी 4 गैमेट बनाएंगे, ये भी 4 गैमेट बनाएंगे और ये भी 4 गैमेट बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? बट जब गैमेट बनाएंगे तो हम बोल रहे हैं कि इसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। इस केस में रेशो कैसे रहेगा? इसमें हो रहा है तो रेशो आ जाएगा 1:1 वाला। यही रेशो आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। बट यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास भले 4 गैमेट बन रहे बट चारों के चारों क्या बन रहे रे? नॉन रिकॉम्बिनेंट बन रहे। इसमें से एक रहेगा AB वाला और दूसरा रहेगा स्मॉल ab वाला। समझ में आ रहा है क्या? सेम आपको गैमेट कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे भी मिलेंगे जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है क्या यहाँ तक? अब देखो, रिकॉम्बिनेशन 4 में से 2 में हो रहा है, 2 में नहीं हो रहा है। अब गैमेट देखते हैं अपन। गैमेट देखो, इसमें 2 गैमेट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें 2 गैमेट नॉन रिकॉम्बिनेंट। टोटल नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमेट कितने हो गए? 4 हो गए। और रिकॉम्बिनेंट गैमेट कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, यहाँ से 2 अपने रिकॉम्बिनेंट लिए, यहाँ से 2 रिकॉम्बिनेंट लिए, टोटल हो गए 4। नॉन रिकॉम्बिनेंट यहाँ से 2, यहाँ से 2, कितने हो गए? फिर से 4 हो गए, है ना? और ये जो 2 है, ठीक है, 1 मिनट, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट कितना है यहाँ पे? 2, है ना? इसके पास में कितने हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 4। इसके पास में नॉन रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 2। इसके पास में नॉन रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? 4, है ना? रिकॉम्बिनेंट की बात करते हैं, इसके पास में रिकॉम्बिनेंट कितने हैं? इसके पास में रिकॉम्बिनेंट 2। इसके पास में कितने हैं? 0। इसके पास में कितने हैं? 2। इसके पास कितने हैं? 0। टोटल यहाँ पे करूँ कितना आता है? ये 4 आ गया, है ना? और ये कितना आएगा? कितना? 12। मतलब आउट ऑफ 16 गैमेट, ठीक है, आउट ऑफ 16 गैमेट आपके 12 क्या आए रे? नॉन रिकॉम्बिनेंट, और 2 क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ये कब हुआ? जब रिकॉम्बिनेशन कुछ सेल में हुआ और कुछ सेल में नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी 1:1 रहेगी क्या? अभी नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। समझ में आया क्या? जैसे अपन बोलते ना कि अगर रिकॉम्बिनेशन होता तो आपको क्या मिलता? 16 में से 8 गैमेट जो है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट मिलते, 8 गैमेट क्या मिलते? रिकॉम्बिनेंट मिलते, है ना? तो अपन बोलते कि ये 6 आने चाहिए और ये 6 आने चाहिए, सॉरी ये 8 आने चाहिए और ये 8 आने चाहिए। बट यहाँ पे आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट का नंबर बढ़ गया और रिकॉम्बिनेंट का नंबर घट गया। मतलब रिकॉम्बिनेशन किसी में हुआ है, किसी में नहीं हुआ है। यहाँ तक समझ में आया है? अब देखो, ये कब होता है रे? ये कब होता है? जब आपके पास में जो क्रोमोसोम है, ठीक है, आपके पास में जो क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जो 2 लोकस आपने कंसीडर किए हैं रिकॉम्बिनेशन के लिए या मैपिंग के लिए, आपको मैपिंग करनी है ए और बी के बीच में, आपको मैपिंग करनी है ए और बी के बीच में। और मैपिंग करने के लिए आपने जो 2 लोकस कंसीडर किए हैं वो बहुत ही पास में है, ठीक है क्या? ये 2 लोकस जो है ये बहुत पास में है। तो जैसे ये आपका पहला लोकस हो गया, ठीक है, और ये आपका दूसरा लोकस हो गया। समझ में आ रहा है? ये पहला लोकस हो गया और ये दूसरा लोकस हो गया। अपन ने उसको बोला कि ये आपका कैपिटल B है, ठीक है, और ये आपका कैपिटल A है। तो आप मुझे बताओ कैपिटल A और कैपिटल B, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है,
ए और बी सेग्रीगेट तभी हो सकते हैं, ए और बी सेग्रीगेट तभी हो सकते हैं जब रिकॉम्बिनेशन एग्जैक्ट इनके बीच में हो। समझ में आ रहा है क्या? रिकॉम्बिनेशन इनके बीच में हो, बट रिकॉम्बिनेशन इनके एग्जैक्ट बीच में होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वो पास में है। पास में है मतलब वो जीन आपके लिंक है। पास में है मतलब क्या है? लिंक है। तो इसमें इसमें रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है रे? कम हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हैं, तो रेशो आपका आएगा क्या 1:1 वाला गैमेट में? तो 1:1 वाला जो हम रेशो कंसीडर करते हैं कि गैमेट में आपका 1:1 रेशो बनेगा, तो ये आपका रेशो यहाँ पे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर रेशो यहाँ पे नहीं बनता 1:1 में, ठीक है, तो मतलब आप अगर हेटेरोजाइगस का क्रॉस करते हो तो ये रेशो फ्लक्चुएट हो जाएगा, है ना? और अगर आप टेस्ट क्रॉस करते हो तो ये रेशो फ्लक्चुएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर गैमेट ही ये रेशो में नहीं बनते तो प्रोजेनी बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। मतलब ये अगर इस टाइप का रिजल्ट अगर आपका फ्लक्चुएट होता है, रेशो आपका ये नहीं आता, देन जीन कॉल्ड एज लिंक और बिलोंग्स टू सेम क्लास। समझ में आ रहा है क्या? जीन को क्या बोलोगे रे? कि जीन आपका क्या है? लिंक है। मैंने एक एग्जांपल बताया था ना आपको कि रिकॉम्बिनेशन है, ये रिकॉम्बिनेशन आपको करना है। रिकॉम्बिनेशन आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है ना? इधर से इधर आपके दो फ्रेंड खड़े हैं, ठीक है, और ये अगर ऐसे खड़े हैं तो इनके बीच में से तो ये जाने की चांसेस बहुत कम है। बट अगर दूसरा कंडीशन आपने बोला है, दूसरा कंडीशन क्या है? एक फ्रेंड यहाँ पे है और एक फ्रेंड यहाँ पे है, तो इसके बीच में से जाने के चांसेस ज़्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? तो जीन, दो लोकस या दो जीन एक दूसरे से जितने दूर जाएंगे उतनी रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। समझ में आएगा? जैसे अपन ने बोला कि 4 सेल में से 2 में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, 2 में नहीं हो रहा है, तो जीन आपके पास में खड़े होंगे। समझ में आ रहा है क्या? अगर वो थोड़े से दूर होते तो प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी सी बढ़ जाती है आपकी। कैसे? 4 में से 3 में रिकॉम्बिनेशन होता है, 1 में नहीं होता। अगर जीन को हमने इधर और इधर रख दिया, बहुत ही दूर रख दिया, तो अभी रिकॉम्बिनेशन यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है ना। तो ए आपका क्या हो जाएगा? ए आपका बी से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है, बट यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हर टाइम नहीं होगा। 100 में से एक आधी बार रिकॉम्बिनेशन होता है तो रिकॉम्बिनेशन गैमेट सिर्फ 1-2 सेल बनाएंगे, बाकी के नहीं बनाएंगे। तो गैमेट कौन से ज़्यादा बनेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट गैमेट कम बनेंगे। तो प्रोजेनी, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी भी क्या आएगी? कम आएगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है कि यहाँ तक समझ में आया है क्या? अब ये जो जीन है उसको अपने लिंक क्यों बुला रहे? क्योंकि ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के है, पास में है, इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। तो जीन लिंक है या नहीं है ये आपको कैसे पता चलता है? रिकॉम्बिनेशन घट गया तो जीन लिंक है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो जीन लिंक नहीं है। रिकॉम्बिनेशन अगर हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट कितने बनते हैं? अगर रिकॉम्बिनेशन हर बार हो रहा है मतलब जीन लिंक नहीं है, तो रिकॉम्बिनेशन हर बार होगा। समझ में आ रहा है क्या? जीन अगर लिंक नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन हर बार होगा, तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट कितने बनेंगे? 50% यानी 50% नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझ में आ रहा है? तो ये जो लोकस है इसमें क्या होता है कि अगर आपका रेशो क्या आता है रे? गैमेट का रेशो क्या आता है? 1:1 आता है। देन ठीक है, देन जीन्स आर
नॉट लिंक। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है क्या? रेशो कितना आया आपका? रेशो कितना आया गैमेट का? 1:1:1:1 का। तो जीन आपका लिंक नहीं है एंड इट बिलोंग टू दी डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, जैसे आपने बोला ना सेम क्लास या सेम ग्रुप, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सेम ग्रुप यहाँ पे बोला तो वहाँ पे बोलेंगे डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है क्या? चलो ये इतना समझ में आया क्या? लिंक क्या होता है, नॉन लिंक क्या होता है, लिंक जीन को कैसे पहचानेंगे, नॉन लिंक जीन को कैसे पहचानेंगे, समझ में आया? फटाफट लिया। हो गया? हो गया ना भाई? इधर का हो गया क्या?
नेक्स्ट की आपका जो जीन है ये अगर लिंक है, ठीक है, इफ जीन्स आर लिंक then do not gives 9:3:3:1 और 1:1:1:1 रेशो। मतलब अगर आप टेस्ट क्रॉस करते हो तो आपको रेशो 9:3:3:1 वाला नहीं मिलता या फिर 1:1:1 वाला नहीं मिलता, है ना। तो जीन लिंक अगर है तो कितना लिंक है, ठीक है, आपका रिजल्ट तो फ्लक्चुएट हो जाएगा। मतलब जो आपका रेशो था 1:1 वाला, इससे रिजल्ट तो आपका फ्लक्चुएट हो जाएगा, ठीक है, बट कितना फ्लक्चुएट होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितने आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो रेशो डिपेंड्स ऑन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। किसके ऊपर डिपेंड करता है रे? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कि कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल बी, इसको अगर हम क्रॉस करते स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ तो आपको हेट्रोजाइगस मिल जाएगा, बराबर। हेट्रोजाइगस जो है इसका अगर अपन सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको रेशो मिलता है कौन सा? 9:3:3:1 वाला। बट अगर अपन इसका सेल्फ क्रॉसिंग करते हैं तो रेशो आपको क्या मिलना चाहिए? 1:1:1 वाला। बट जीन अगर आपका क्या है, जीन आपका लिंक है तो रेशो आपका क्या हो जाएगा? फ्लक्चुएट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको ये प्रोजेनी कितने मिल रहे हैं? देखो अपने टेस्ट क्रॉस किया किसके साथ मेरे? हेट्रोजाइगस के साथ टेस्ट क्रॉस किया। आपको प्रोजेनी क्या मिलते हैं? आपको प्रोजेनी मिलते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी। ये पोजीशन पे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी आएगा। दूसरा क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल बी, है ना। उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल बी। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बताना, ठीक है। स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ तक ठीक है क्या? सेकेंड पोजीशन पे हम ये वाला गैमेट लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं लिखा तो भी सभी जगह पे सेम है ना। अब इफेक्ट आपको किसका दिखेगा? सिर्फ इसके गैमेट का दिखेगा। इसके गैमेट जो रेशो में बनेंगे उसी रेशो में आपको प्रोजेनी मिलेंगे। तो पहला अपन एग्जांपल लेते कि पहले केस में आपको कितना प्रोजेनी मिला, तो मुझे यहाँ पे मिला 50, यहाँ पे मिला 50, यहाँ पे मिला 50 और यहाँ पे मिल गया 50। ऐसा क्यों हुआ रे? 50-50-50 क्यों मिला? क्यों मिला होगा 50-50? आपने 200 प्रोजेनी लिए और 200 प्रोजेनी में आपको सभी का नंबर सेम मिला। सेम मिला मतलब सभी गैमेट ये वाले जो गैमेट है ये 1:1 रेशो में बने होंगे, बराबर। तो अगर हम लेते ये 1:1 वाला रेशो तो सारे प्रोजेनी इक्वल नंबर में मिलेंगे क्योंकि अपन टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं ना। अपन टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस से अपन इजीली पहचान सकते हैं, है ना। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? सभी का नंबर सेम होता है अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर फॉलो हो रहा है तो, ठीक है। तो ये 50-50 आ गया। इस केस में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। ये हो गया कि इधर का हो गया ना? अब देखो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है आपको
तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मतलब होता है परसेंटेज, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज कैसे निकालते रहे? परसेंटेज निकालना है अपने को किसका? रिकॉम्बिनेशन। कैसे निकालेंगे कि रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितने हैं, है ना, और टोटल प्रोजेनी कितने, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो आउट ऑफ टोटल प्रोजेनी, आउट ऑफ टोटल प्रोजेनी, ठीक है, आपके पास में रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय, ये फॉर्मूला तो सबको पता है, मार्क ऑब्टेन टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कितना आएगा? रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितने हैं आपके पास में? रिकॉम्बिनेंट कौन से है? रिकॉम्बिनेंट इसमें रिकॉम्बिनेंट कौन से है? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा और तीसरा, है ना। कितना है? 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आंसर आना चाहिए? कितना आना चाहिए? अरे 200 में से 100 है तो मतलब कितना परसेंट आएगा? 50। तो आपका रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, किसके बिटवीन निकाला? ए एंड बी के बीच में निकाला, तो कितना आया? 50। तो 50% को ही अपन क्या बोलते हैं? 50 सेंटीमॉर्गन और 50 मैप यूनिट। ठीक है क्या यहाँ तक? ठीक है क्या? यहाँ पे ऊपर लिख लेना, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100। तो 1 मॉर्गन मतलब कितना सेंटीमॉर्गन? 100 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। हाँ, अब देखो 50 मैप यूनिट और 50 सेंटीमॉर्गन, सेंटीमीटर नहीं है, क्या है? सेंटीमॉर्गन। अब देखो आपके पास 50 मैप यूनिट निकल के आया, 50 मैप यूनिट निकल के आएगा मतलब 50% चांसेस है रिकॉम्बिनेशन के। समझ में आ रहा है क्या? मतलब दोनों लोकस एक दूसरे से बहुत दूर है, इसलिए हर बार रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, हर बार लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है, इसलिए आपके 50% रिकॉम्बिनेंट एंड 50% नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बन रहे हैं, ठीक है। अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते इसी में। दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? यहाँ पे कर देते अपन 85, ठीक है। यहाँ पे कर देते 83, ठीक है। 85, 83, यहाँ पे कर देते अपन कितना हो गया ये? और यहाँ पे कितने बच जाएंगे 200 में से? अभी देखो कितना हो गया? 189 हो गए, मतलब 11 बच गए, ठीक है। ये अपन ने एक रैंडम प्रोजेनी लिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या मिला रहे? 85, 83, 21, 11, ठीक है। अब पहली बात कि जब भी ये रिजल्ट फ्लक्चुएट हो गया मतलब मेंडल का लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है क्या? नहीं। तो पहला स्टेप क्या होता है इसके बाद में कि जब भी आपका रिजल्ट फ्लक्चुएट होता है तो हम क्या करते रहे? कौन सा टेस्ट लगाते? काय स्क्वायर टेस्ट लगाते। और काय स्क्वायर टेस्ट लगाने के बाद में अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 0.05 से ऊपर आई तो बोलते कि चांस फैक्टर हो सकता है, उसकी वजह से फ्लक्चुएट हुआ है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी कम आ गई, प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.05, तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे चांस नहीं है, कोई तो भी दूसरा फैक्टर है।
तो यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट करने के बाद प्रोबेबिलिटी आपकी लेस देन 0.05 आएगी। समझ में आ रहा है क्या? अगर प्रोबेबिलिटी उतना आ गया आपका, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अदर कोई भी फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है रिजल्ट को फ्लक्चुएशन करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? फिर उसके बाद में फिर अपन इसका रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो आपको पता चलेगा कि जीन क्या है, लिंक है, इसलिए यहाँ पे आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है। जो रिजल्ट 1:2 आना चाहिए था अब वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन हर बार नहीं हो रहा है। तो जीन क्या रहेंगे, लिंक रहेंगे। तो कितना लिंक है इसके लिए हम और कैलकुलेशन करेंगे। तो सेकेंड कैलकुलेशन, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी डिवाइडेड बाय टोटल। कितना है? डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो ये इसका आंसर निकालो कितना आएगा। तो ये आ गया कितना, 16% है। समझ में आ रहा है कितना फ्रीक्वेंसी है, 16%। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, आपके पास एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ए जीन है और बी जीन है, ठीक है। ए और बी जीन जो है इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ए और बी जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हम बोलेंगे 16 सेंटी मॉर्गन है या 16 मैप यूनिट है। समझ में आया कि जितना रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी उतना ही सेंटी मॉर्गन उतना ही मैप यूनिट आपका डिस्टेंस होता है। समझ में आएगी? चलो ये एक समझ में आया। अब ये लास्ट सॉल्व करके बता दो मेरे को। ठीक, कितना फ्रीक्वेंसी है? 70। यहाँ पे कैसे? ये देखो मैंने 200 का कैलकुलेशन बताया, बट ये ज़रूरी नहीं है कि 200, 100, 150 ऐसे आएगा। कैलकुलेशन फटाफट होना चाहिए, इसलिए मैंने वो दिया है। अगर आप रैंडम आपको अगर कोई भी नंबर दिया जा रहा है वहाँ पे, तो आपको एडिट करके देखना पड़ेगा। कभी भी 188 भी आ जाएगा, 192 भी आ जाएगा। समझ में आया क्या? कितना आ रहा है? 23 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ रहा है? 11.5 ना। तो यहाँ पे रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 11.5। तो थर्ड अगर अपन एग्जांपल लेते तो इसका रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी आता है 16 + 7 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 ना। तो इसका आ गया 11.5%। 11.5% अगर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 11.5 मैप यूनिट का, सेंटी मॉर्गन का। समझ में आ रहा है? चलो ये ठीक है ना, रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी सबको समझ में आ गया? हो गया इधर का? ये हो गया ना इधर का?
हो गया ये? देखो क्वेश्चन जो है उसको एकदम सिंप्लीफाई करके लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन को? आपके पास में जो हेटेरोजाइगस होता है, किसके लिए हेटेरोजाइगस है? राउंड सीड, ठीक है, और या शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड के लिए आपके पास में हेटेरोजाइगस है ना। राउंड आपका डोमिनेंट है और रिंकल्ड आपका रिसेसिव है। उसके बाद में येलो आपका डोमिनेंट है और ग्रीन आपका रिसेसिव है ना। तो अपन ने आपको ये सब दिया रहेगा, ठीक है। अपन हेटेरोजाइगस लिखे, तो ये जो हेटेरोजाइगस है इसका अपन ने टेस्ट क्रॉस किया। क्या किया? टेस्ट क्रॉस। वो आपको अगर लिखा है कि इसका टेस्ट क्रॉस किया तो टेस्ट क्रॉस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। रेसिप्रोकल क्रॉस है तो रेसिप्रोकल क्रॉस का आपको मतलब समझ में आना है। सेल्फ क्रॉस मतलब क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। सेल्फ क्रॉस मतलब क्या होता है? खुद ही के साथ में वो अपन उसको क्रॉस करते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब क्या होता है? मेल फीमेल को एक्सचेंज करो, है ना, उसका जो जीनोटाइप है वो चेंज करो। उसके बाद में टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? हमारा जो प्लांट है उसको रिसेसिव के साथ में आपको क्रॉस करना है। तो इसके साथ में इसको क्रॉस करने के बाद इसने क्या बोला है कि ये जो आपका प्लांट है इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना है? 42%। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 42% है और टोटल पॉपुलेशन आपने 500 लिया है। तो ये 500 पॉपुलेशन में आपको नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑफ रिंकल्ड येलो फिनोटाइप कैलकुलेट करनी है। रिंकल्ड येलो फिनोटाइप वाले प्रोजेनी आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा जीनोटाइप कैलकुलेट करना है वो आना चाहिए। कौन सा जीनोटाइप कैलकुलेट करना है? अरे हमें क्या फाइंड करना है? रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड मतलब स्मॉल आर, है ना, और येलो मतलब कैपिटल वाई। टेस्ट क्रॉस करेंगे तो दूसरा जो गमीट रहेगा वो स्मॉल आर स्मॉल वाई रहेगा। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ पहला समझ में आ गया, खत्म, है ना। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई ये जीनोटाइप वाला आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपन क्या बोलते हैं रे कि हमारा एक बॉक्स है या यहाँ पे आपके पास में एक सैंपल रखा है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग फ्रूट आपने रखे हैं, ठीक है। आपको बोला कि यहाँ पे दो तरीके के फ्रूट्स है। एक है 0.5 kg वाला, ठीक है, और एक है आपका 1 kg वाला। और इनका जो रेशो है ये 1:2 है। 1:2 है मतलब 2 kg वाले डबल है, 2 kg वाले 1 kg वाले डबल है, और 0.5 हाफ kg वाले आधे, है ना। अगर रेशो आपको लिख के दिया है कि 1:2 है और आपको बोला कि इस
इसमें 300 फ्रूट्स है। कितने फ्रूट्स है? 300 फ्रूट्स है। तो आपको पूछा जाएगा कि 1 kg वाले कितने हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे? वन प्लस टू कितना होता है? 3 होता है। तो 3 में से ये कितने हैं 1 kg वाले? 2 है। और हाफ kg वाले कितने हैं? 1 है। 3 मतलब 300 हो गया। तो 300 में से 100 किसके रहेंगे? किसके, कौन से रहेंगे? 100 0.5 वाले। और 200 किस कौन से रहेंगे? 1। कैसे किया? तो ये सिंपल था इसलिए किया। अगर मैंने आपको बोला कि अभी 500 है, अब कैसे करोगे? अब आप बोलते कि 1/5 होता तो अपन जल्दी निकाल लेते, 500 में से 100 है ना। इसको कैसे करते अपन? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, ऐसे ही करेंगे ना। इसको भी तो ऐसे ही किया था, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 300। तो ये कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास में 100। 100 × 2 मतलब आंसर आ गया। ऐसे ही किया था ना, आंसर ऐसे ही निकाला है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपके पास में रेशो दिया है उसको टोटल प्रोजेनी के साथ में मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 2/3 जो था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मतलब 0.66 ये फ्रीक्वेंसी है उसकी पानी, वो जो बॉक्स है आपका, उसमें 1 kg वाले जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 kg वाले जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 2/3। मतलब उसको अपन अलग तरीके से लिख सकते हैं, 0.66। 2 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 0.66 आता है। तो 0.66 फ्रीक्वेंसी में ये पाया जा रहा है। तो आप कितने भी फ्रूट दे दो ना, 1000 फ्रूट दे दो, तो 1000 फ्रूट को अपन 0.66 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर अपन ये 300 वाला एग्जांपल लेते तो 0.66 मल्टीप्लाई बाय 300 करो, कितना था? वन 199 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, क्योंकि ये अपन ने पूरा नहीं लिखा है ना, 0.66 लिखा है। मतलब आ रहा है आंसर, समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या है रे? इसका मतलब क्या है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता होती है, फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट करती है? फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करती है कि आपका ये 66% में है। 0.66 मतलब 66% में। समझ में आ रहा है क्या? अगर 0.3 लिखा होता तो अपन बोलते कितने परसेंट में? 0.3 लिखा है तो 30% में। 0.03 लिखा है तो फिर 3% में। समझ में आ रहा है क्या? तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो इस केस में आप टोटल प्रोजेनी में वो कितने हैं वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब हमें फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी है? ये जो प्रोजेनी है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे? एकदम सिंपल है। कैसे निकालोगे? पहली बात, इसका फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, जो पहला गैमेट पहले से आ रहा है, और दूसरे का तो हमें फ्रीक्वेंसी पता वही होता है। जो टेस्ट क्रॉस के लिए जो होमोजाइगस रिसेसिव से आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1। सारे के सारे वैसे ही होते हैं। बट इसमें रिकॉम्बिनेंट गैमेट जो है अपना स्मॉल r कैपिटल Y, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है वो अगर हमें पता चल गया तो अपन ये प्रोजेनी का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया तो फिर अपन टोटल प्रोजेनी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना प्रोजेनी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कैसे निकालेंगे? हमारे पास में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इससे 4 गैमेट बनते हैं, है ना। एक बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा बनेगा कैपिटल R स्मॉल y, तीसरा बनेगा स्मॉल r कैपिटल Y, चौथा बनेगा स्मॉल r स्मॉल y, है ना। फिर इसको अपन क्रॉस करेंगे किसके साथ में? किसके साथ में क्रॉस करेंगे रे? स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y, जो आपको दे रहा है स्मॉल r स्मॉल y। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये डिपेंड करता है जीन है या नहीं है।
लिंक है तो लिंक होने के बाद में उसका रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, तो हमें दिया है, कितना दिया है 42% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को उल्टा पढ़ते हैं अपन। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या बताता है रे, 16% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है किसकी, रिकॉम्बिनेशन की। रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, कैसे निकाली, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया ना, जो दो रिकॉम्बिनेंट थे उसको ऐड किया, मतलब दोनों मिला के उतनी फ्रीक्वेंसी है, दोनों मिला के उतनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक की कितनी है तो हम बोलेंगे आधा आधा होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो 42% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है तो एक गैमेट की रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी उसकी आधी हो जाएगी और दूसरे की उसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिला के 42। तो इसका कितना 21 और इसका 21 और बाकी बचे हुए कितना, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसका कितना रहेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट का कितना रहेगा, अरे 42 है, टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, तो 42 रिकॉम्बिनेंट है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बचे हुए रहेंगे, कितने हो जाएंगे 58 है ना। तो 58 में से ये भी आधे आधे हो जाएंगे अभी नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो 58 का आधा कितना होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा 29। में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लिया अपन ने, हर एक गैमेट का निकाल लिया। अब इसको आपको ये परसेंटेज हो गया, आप इसको अगर प्रोपोर्शन में लिखते हो, फ्रीक्वेंसी में लिखते हो तो 0.29 लिखा जाएगा इसको, तो वैसे ही इसको कितना लिखा जाएगा 0.29, इसको सॉरी 21, इसको 0.21 और इसको 0.21। अब अपन ने रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी लिख लिया है ना। अब ये गैमेट जो है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है तो बोलेंगे 0.29, इसका कितना है तो 0.21 है ना, और इसका कितना है तो इसका होता है कितना 0 पॉइंट में आएगा, कितना आएगा, कितना होता है इसका फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये 100% होता है, मतलब ये आ जाएगा 0.9 मतलब 90%, तो 100 मतलब 1। समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो इसका फ्रीक्वेंसी निकल गया, इसका फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब आप कोई भी पूछो, आप कोई भी पूछो, आप बोलोगे ये गैमेट इसके साथ में फ्यूज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितना है, आर वाई क्रॉस विद दी स्मॉल आर स्मॉल वाई, कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा तो हम बोलेंगे 0.29 मल्टीप्लाई बाय 1। एकदम सिंपल है क्या उसमें कुछ? आपको क्या मिलेगा क्रॉस करने के बाद, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 0.29 हो गया, ठीक है 0.29 हो गया, मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, समझ में आया क्या? समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया? तो वैसे नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैलकुलेट कर सकते क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैलकुलेट कर सकते क्या, 0.29 मल्टीप्लाई बाय 500। समझ में आया पक्का? अगर यहाँ पे 500 की जगह पे मैंने 1000 लिखा होता, क्या लिखा होता 1000, तो आंसर कितना आता अभी बताओ? $290 और सॉरी ये कौन सा लिखा है अपने, ये 21 है ना, ये 21, ठीक है। आपका जो रिकॉम्बिनेंट उसका 21 है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट का कितना है 29, तो 29 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो तो आ जाएगा 290, और रिकॉम्बिनेंट का कितना आ जाएगा 210। समझ में आया क्या? चलो लिखो प्रॉब्लम।